हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंडियन टेक्निकल इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। अपने पिछले टॉपिक के अंदर वैद्युतिक पदार्थ के अंदर चालक जो है उसको कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, उसके ऊपर जाके आप जो है उस वीडियो को देख सकते हो। उसके बाद में अपने आगे जो नया टॉपिक शुरू करते हैं उसके अंदर वैद्युतिक पदार्थ के अंदर ही चालक के बारे में हम लोग कल पढ़ चुके थे और अभी अपने पढ़ते हैं अचालक। तो अचालक जो है, अचालक आपका क्या है, किसको हम लोग अचालक बोलेंगे, तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो रहेगी कि जिसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह ना हो, यानी कि ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित ना हो, यानी कि ऐसे पदार्थ जिसमें से विद्युत धारा आपकी प्रवाहित नहीं होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अचालक बोलते हैं। ये तो बात होगी कि विद्युत धारा बहेगी या नहीं बहेगी। उसके बाद में बात आते हैं इसके अंदर भौतिक गुण क्या रहेंगे। तो इसकी अंतिम कक्षा के अंदर आपके 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन अगर अंतिम कक्षा में होते हैं, अंतिम कक्षा में 5, 6 और 7 अगर इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अचालक बोलेंगे। हमने परमाणु पढ़ा था, उस परमाणु के अंदर हमने देखा था कि जो अंतिम कक्षा है उस अंतिम कक्षा के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं कि वो पदार्थ चालक है, अचालक है या फिर अर्धचालक है। तो अभी अपने जिसकी अंतिम कक्षा में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अचालक बोलेंगे। इसके बाद में अपने बात कर लेते हैं कि जिस पदार्थ की अधिकतम वोल्टेज सहन सीमा, वो अधिकतम वोल्टेज सहन सीमा होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अचालक बोलेंगे। अधिकतम वोल्टेज सहन सीमा को वो क्या बोलते हैं, इंग्लिश नाम इसका है डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, या हिंदी नाम इसका आ जाएगा पैरा वैद्युतिक सामर्थ्य, पैरा वैद्युतिक सामर्थ्य, यानी कि डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ या फिर पैरा वैद्युतिक सामर्थ्य। और इसकी इकाई क्या होगी, तो केवी प्रति एमएम, किलो वोल्ट प्रति मिलीमीटर होती है इसकी इकाई। अब बात आती है कि अचालक क्या है। तो ऐसे पदार्थ जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अचालक बोलेंगे। जिसकी अंतिम कक्षा में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अचालक बोलेंगे। उसके बाद में जिस पदार्थ की अधिकतम वोल्टेज सहन सीमा होगी, ऐसे पदार्थ जिनकी अधिकतम वोल्टेज सहन सीमा होगी उनको हम लोग क्या बोलेंगे, अचालक बोलेंगे। ये तो बात होगी कि हम लोग कैसे पदार्थों को अचालक बोलेंगे। इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि प्रमुख इनके अंदर गुण धर्म क्या होते हैं। जिस तरीके से हमने चालकों के अंदर देखे थे उसी प्रकार से अचालकों के अंदर देखते हैं कि इसके अंदर प्रमुख गुण धर्म क्या होते हैं। तो गुण धर्म देख लेते हैं, इनको अगर कोई नोट करना चाहता है तो नोट कर सकता है। तो इसके जो गुण धर्म रहेंगे उन गुण धर्म के अंदर आपके देखते हैं क्या चीजें आती है। तो आपकी गुणधर्म, तो गुणधर्म के अंदर सबसे पहली बात तो जो चालकों के अंदर आई थी कि आपका जो अचालक है सस्ता होना चाहिए। भी पहली बात तो यही है कि अगर आपका अचालक सस्ता होगा तो ही हम लोग उसको यूज़ कर पाएंगे। यानी कि अगर हम देखते हैं कि आप जो है हीटर लेके आते हो, हीटर के नीचे की अगर प्लेट जो है वो अगर सस्ती होगी तो वो आपकी क्या किस चीज़ की लगी हुई है, अचालक की लगी है, तो हीटर के का जो है वो भी प्राइस कम होगा। तो यानी कि कहने का मतलब अचालक आपका क्या होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। अगर सस्ता होगा तो ही उसको यूज़ कर पाएंगे। उसके बाद में दूसरी बात आती है सरलता से उपलब्ध होना चाहिए, यानी कि सरलता से उपलब्ध होना चाहिए। अगर अपने पास उपलब्धि नहीं होगा अपनी जगह के ऊपर तो हम लोग उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। उसके बाद में अगर बात करेंगे तीसरी चीज़, तो तीसरी चीज़ रहेगी कि जिसकी जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, इसकी जो पैरा वैद्युतिक
सामर्थ्य का मान उच्च होना चाहिए। यानी कि आपका जो अचालक है उसकी जो पेरावैद्युतिक सामर्थ्य है, अचालक की पेरावैद्युतिक सामर्थ्य का मान क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसे पदार्थ को यूज कर लोगे जिसका जो पेरावैद्युतिक सामर्थ्य है उसका मान ही अगर उच्च नहीं होगा तो उसके बाद में क्या होगा कि वो जैसे जैसे वोल्टेज का मान बढ़ेगा उसके बाद में आपका जो अचालक है वो जलने लगेगा। जैसे हम घरों में देखते हैं कई बार क्या होता है कि वायरिंग वगैरह रखी होती है तो 2 तारें जा रही होती है आपकी, और 2 तारों के अंदर जैसे ही वोल्टेज का मान बढ़ता है तो वोल्टेज का मान बढ़ने के कारण उसके ऊपर का जो इंसुलेशन है वो इंसुलेशन पिघल जाता है, और पिघलने के बाद में अंदर की जो दोनों चालक आपकी तारें हैं वो आपस में चिपक जाती है, जिसके कारण आपकी स्पार्किंग या फिर शॉर्ट सर्किट जिसको बोलते हैं वो शॉर्ट सर्किट होने लग जाता है। तो वो शॉर्ट सर्किट होता है, ठीक है, जिसके कारण आपकी आग वगैरह लग सकती है। तो इसलिए आपकी जो कोई भी अचालक होगा उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मान क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। क्योंकि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मान अगर उच्च होगा तो ही हम लोग जो है अच्छे अचालक के रूप में उसको यूज कर पाएंगे। उसके बाद में चौथी बात आती है कि आपका जो अचालक हो उसके ऊपर उसके अंदर कौन से गुण होने चाहिए, तो उसके अंदर होना चाहिए कि ऊष्मा विकिरण। ऊष्मा विकिरण से मतलब क्या है, ऊष्मा विकिरण से मतलब है कि कोई भी अचालक पदार्थ हो वो जैसे जैसे गर्म हो उसके अंदर की जो ऊष्मा है उसको बाहर छोड़ सके, ऐसा गुण होना चाहिए उसके अंदर। यानी कि जैसे हम देखते हैं कोई अपनी चालक तार थी तो हमने, अगर आपने ऊष्मा के प्रभाव नहीं पड़े हैं तो उसके अंदर देखा, हमने पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि उसमें क्या होता है कि ऊष्मा का प्रभाव क्या बताता है कि जैसे जैसे कोई चालक में हम लोग करंट प्रवाहित करते हैं तो करंट प्रवाहित करने के बाद में वो क्या होगा कि धीरे धीरे गर्म होने लग जाएगा। तो इसी चालक के ऊपर तो हमने अचालक को लपेट रखा है, तो अचालक को हमने इसी के ऊपर लपेट रखा है। तो इसका मतलब क्या है कि इसकी जो ऊष्मा है अचालक में जाएगी, और अचालक अगर बाहर के वातावरण में छोड़ देता है फिर तो आपका जो वहाँ का टेम्परेचर रहेगा वो टेम्परेचर कम हो जाएगा। अगर वहाँ का टेम्परेचर कम नहीं हुआ तो उसके बाद में आपका जो वायरिंग है उसका जो इंसुलेशन है वो पिघलने लग जाएगा। इसलिए आपकी जो ऊष्मा विकिरण का जो गुण है वो भी आपका जो अचालक हो उसमें होना चाहिए। इसके बाद में अगर बात करते हैं 5वां, तो वातावरण के जो प्रभाव है, वातावरण के प्रभाव जो है, वातावरण के जो प्रभाव है उन प्रभावों से मुक्त होना चाहिए। यानी कि जैसे अगर बात करता हूँ नमी, धूप, वर्षा, इन सभी से क्या होना चाहिए, आपका जो अचालक है वो मुक्त होना चाहिए, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, अप्रभावित रहना चाहिए। क्योंकि अगर आपका जो अचालक है, हम देखते हैं कि घरों के बाहर भी अपनी तारें वगैरह लगी होती है, तो घरों के बाहर जो तारें लगी होगी उन तारों के ऊपर अगर हमारा जो अचालक होगा उसके ऊपर अगर वर्षा वगैरह होगी और उसके कारण अगर उसके अंदर अगर नमी चली गई तो नमी जाने के बाद में वो क्या होगा, उसकी अचालक का गुण जो है धीरे धीरे खोने लग जाएगा। और धीरे धीरे अगर अचालक का गुण खोने लग जाएगा तो हम अगर नोटिस करते हैं, कई बार हमेशा महसूस होता है कि दीवार, बारिश होती है, बारिश होने के बाद में हम लोग देखते हैं कि दीवार को जैसे हम लोग हाथ लगाते हैं उसके बाद में हमें झटका महसूस होता है, हल्का हल्का करंट आता है। तो हल्का हल्का करंट इसीलिए आता है क्योंकि कई जगहों पे या तो शॉर्ट सर्किट होता है, जोड़ वगैरह सही नहीं लगे होते, या आपका जो इंसुलेशन है वो इंसुलेशन कहीं से खटापटा होता है, तो जिसके कारण आपको जो है थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का जो है करंट महसूस होता है। तो इसके बाद में ये आपके अचालक जो थे उसके अंदर गुणधर्म आ गए कि आपका जो अचालक है वो सस्ता होना चाहिए, सरलता से उपलब्ध होना चाहिए, इसकी जो पेरावैद्युतिक सामर्थ्य है उसका मान उच्च होना चाहिए, उसके बाद में ऊष्मा विकिरण का उसके अंदर गुण होना चाहिए, और वातावरण के जो प्रभाव है, वातावरण के प्रभावों से क्या होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए। ये आपके क्या रहेंगे अचालक के अंदर मेनली जो है गुणधर्म रहते हैं। इसके बाद में अपने देख लेते हैं कि प्रमुख जो अचालक है उसके बारे में। अब बात आती है कि आपके जो प्रमुख अचालक है वो प्रमुख अचालक कौन कौन से हैं, तो उसके बारे में आपको मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बस जो आपके पेपर में आता है वही बताऊंगा, ठीक है। तो पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन रहेंगे या फिर मेनली आपके जो है इलेक्ट्रिकल की लाइन में कौन कौन से अचालक यूज होते हैं, तो सबसे पहली बात तो आएगी शुष्क हवा। शुष्क हवा से मतलब क्या है कि हम देखते हैं कि बाहर अपने खंबे के ऊपर 2 तारें लगी होती है इसी तरीके से, या 3 तारें होती है या 4 तारें होती है, तो जो सारी तारें होती है उनके बीच में दूरी रखी होती है, तो उन दूरी के बीच में क्या है, आपकी हवा ही तो है।
वो हवा वहाँ पर क्या कर रही है, एक अचालक का काम कर रही है। यानी कि आपकी जो शुष्क हवा है वो भी एक अचालक का काम करती है, लेकिन कब तक, तो जब तक वो नमी रहित अवस्था में है तब तक। यानी कि जब उसके अंदर बारिश वगैरह के कारण नमी आ जाएगी, उसके बाद में वो अपना अचालक का जो गुण है उस गुण को खोने लग जाएगी। उसके बाद में दूसरी बात आती है आपकी पीवीसी। पीवीसी यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड। एग्जाम टाइम में बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके फुल फॉर्म जो है एग्जाम टाइम में आती रहती है। इसके लिए आपको आगे एक जो है वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे जिसके अंदर सारी की सारी फुल फॉर्म रहेगी, तो उसके बारे में आप जो है इनको याद करते रहिए बार बार जो आपको बताए जा रहे हैं। POLY पॉलीविनाइल विनाइल क्लोराइड, यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है आपकी, ठीक है, ये भी एक अचालक के रूप में आपका यूज होता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या है एक्चुअल में, तो एक आपका रबर की तरह ही होता है। आपका जो रबर होता है उसी तरीके से होता है, लेकिन इसके अंदर कोई चीज़ें मिला के रासायनिक तरीके से उसकी जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, उस डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मान क्या होता है, बढ़ाया होता है, जिसके कारण आप आजकल जो भी तारे देखते हो उनके ऊपर जो भी इंसुलेशन चढ़ा होता है वो सारा का सारा इंसुलेशन आपका पीवीसी के रूप में ही होता है। यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड के रूप में आपका सारा का सारा इंसुलेशन चढ़ा होता है। तो पेपर में बार बार पूछ लेता है कि आपका इंसुलेशन तारों के ऊपर कौन सा चढ़ा होता है, तो पीवीसी। एग्जाम टाइम में सीधा बताना है। दूसरा, पीवीसी का पूरा नाम क्या है, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो बार बार हम आपको इस तरीके से क्वेश्चन आंसर बता रहा हूं, तो इनको आप नोट डाउन करते रहिए अलग से कॉपी के अंदर। उसके बाद में तीसरी बात आती है अब्रक। अब्रक या जिसको अपने बोल देते हैं माइका, अब्रक या फिर इंग्लिश नाम है माइका। इसमें क्या होता है कि ये जो है आपका उष्मा और नमी, आपका उष्मा और नमी जो है उन दोनों प्रभावों से मुक्त होता है आपका जो है। यानी कि इसके ऊपर उष्मा और नमी का प्रभाव नहीं होता रहता। यानी कि आपका जो अब्रक रहेगा उसके ऊपर आपकी उष्मा और नमी का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो जिसके कारण इसका जो ज़्यादातर आपका यूज है कई जगहों पे, तो हीटिंग प्लेट वगैरह, हीटिंग एलिमेंट के नीचे जो प्लेटें वगैरह होती है, जैसे हीटर के नीचे अपने प्लेट देखते हैं, ठीक है, उस प्लेट के रूप में इसका यूज किया जाता है। या फिर दूसरा अगर अपने देखते हैं कि आपका जो अभी आया नहीं है डीसी जनरेटर वगैरह आएगा, डीसी मोटर आएगा, उसमें आएगा एक आपका आर्मेचर। तो वहाँ पे पूछा जाता है कि आपका जो आर्मेचर जो आपके कम्यूटेटर स्लॉट है, उन कम्यूटेटर स्लॉट के बीच में कौन सा पदार्थ भरा होता है, तो वहाँ पर अब्रक या माइका भरा होता है अचालक के रूप में। यानी कि एग्जाम टाइम में वहाँ से क्वेश्चन इसके ज़्यादा बनते हैं। उसके बाद में चौथी बात आती है बेकेलाइट। आपका जो बेकेलाइट है इससे रिलेटेड भी एग्जाम टाइम में आपके क्वेश्चन आंसर पूछते रहते हैं। तो आपको ध्यान रखिएगा कि इस तरीके से इनकी एक सारणी भी आएगी जिसके अंदर इनकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मान रहेगा, वो मैं अभी आपको आगे प्रोवाइड करवाना अभी बताने वाला हूँ। तो उसके अंदर आपके बेकेलाइट का यूज कहाँ पे होता है मेनली, तो आपके जो बल्ब होल्डर होते हैं, बल्ब होल्डर, या आपके जो स्विच वगैरह होते हैं, सॉकेट वगैरह होते हैं, यानी कि बल्ब होल्डर, उसके बाद में आपके जो है सॉकेट वगैरह है, उन सभी के अंदर आपका क्या होता है, बेकेलाइट ही यूज होता है। उसके बाद में अगर बात करते हैं चौथा पॉइंट के बाद में पांचवें पॉइंट की बात आती है खनिज तेल। खनिज तेल, तो खनिज तेल से रिलेटेड एग्जाम टाइम में क्या क्वेश्चन रहता है, तो खनिज तेल जो है उसका यूज आता है, यहाँ पर नहीं आता, लेकिन खनिज तेल का यूज आता है ट्रांसफार्मर में। यानी कि खनिज तेल का यूज कहाँ पे रहेगा, ट्रांसफार्मर। यानी कि आपका जो खनिज तेल है उसका यूज कहाँ पे किया जाता है, तो ट्रांसफार्मर के अंदर अचालक के रूप में इसका यूज किया जाता है। क्योंकि आपने अगर देखा है तो ट्रांसफार्मर क्या होती है कि जिसके अंदर उच्च वोल्टेज का मान होता है,
11 kV, 33 kV, 66 kV के ट्रांसफार्मर होते हैं। तो जिस कारण से वहाँ पे जो है ऊष्मा का मान ज़्यादा हो जाता है। तो उस ऊष्मा के मान को क्या होता है कि ठंडा करने के लिए वहाँ पर अचालक जो है तेल यूज़ किया जाता है कई जगहों पे। तो उच्च मान के जो उच्च वोल्टेज के जो ट्रांसफार्मर होते हैं वहाँ पर आपका जो खनिज तेल है उसका यूज़ किया जाता है ट्रांसफार्मर वगैरह के अंदर। उसके बाद में अपने बात आती है 6 नंबर के ऊपर, पोर्सलिन। पोर्सलिन या जिसको अल्टरनेट नाम अपने सीधी भाषा के अंदर बोलते हैं चीनी मिट्टी। चीनी मिट्टी, पोर्सलिन या चीनी मिट्टी है, इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है आपका? तो पोर्सलिन और चीनी मिट्टी का यूज़ तो आपने देखा है कि आपका जो फ्यूज़ होता है किटकैट फ्यूज़, तो किटकैट फ्यूज़ का जो आपका होल्डर जो दोनों जो है बेस और आपका बना हुआ है, ठीक है, वो सारे के सारे इसी से बने होते हैं, चीनी मिट्टी या पोर्सलिन से। उसके बाद में अगर बात करते हैं तो कई जगहों पे शॉकेट वगैरह है पुराने, वो भी बने होते हैं। और पावर शॉकेट जो होते हैं वो भी आपके क्या होते हैं? पोर्सलिन या फिर चीनी मिट्टी के बने होते हैं। पावर शॉकेट से मतलब है कि जो ज़्यादा पावर के होते हैं उनकी बात आ रही है। उसके बाद में बात आती है कांच की। कांच, ठीक है, या जिसकी बात आती है ग्लास। तो कांच का यूज़ कहाँ पे होता है? तो आपका जितने भी बल्ब होते हैं, बल्ब या अपने बात आती है फ्लोरोसेंट ट्यूब की, बल्ब या फिर फ्लोरोसेंट आपकी ट्यूब जो है उन सभी के अंदर आपके क्या होते हैं कि कांच का यूज़ किया जाता है अचालक के रूप में। आपका जो कवर होता है आपने अगर देखा तो सारा का सारा कांच का ही बना होता है, वो आपका वहाँ पे आपका जो कांच है वो अचालक के रूप में आपका यूज़ किया जाता है। उसके बाद में अगर बात करते हैं सूखी लकड़ी, सूखी लकड़ी ये भी एक अचालक है, सूखी लकड़ी भी एक अचालक है। तो सूखी लकड़ी का यूज़ कहाँ पे किया जाता है? तो सूखी लकड़ी का यूज़ किया जाता है, आपने अगर देखा तो लकड़ी के बोर्ड जो होते हैं, लकड़ी के आपके बोर्ड होते हैं जिनके अंदर शॉकेट वगैरह कसे होते हैं। तो जो पुराने टाइम में शॉकेट वगैरह कसे होते थे वो ज़्यादातर लकड़ी के बोर्ड में ही कसे होते थे। तो सारे के सारे जो लकड़ी के बोर्ड वगैरह है उन सभी के अंदर, या फिर आपने पैनल बोर्ड बनाते हैं उन सभी के अंदर आपने जो लकड़ी है सूखी लकड़ी उसका अचालक के रूप में अपने यूज़ करते हैं। उसके बाद में बात आती है 9 नंबर के ऊपर एस्बेस्ट। इसके बाद में बात आती है एस्बेस्ट। तो इसका जो है आपने अगर देखा है तो विद्युत प्रेस, विद्युत प्रेस के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। तो विद्युत प्रेस के अंदर इसका यूज़ किस तरीके से किया जाता है या किस लिए किया जाता है? तो अगर आपने देखा है तो ऊष्मा अवरोधक के रूप में आपका जो है एस्बेस्ट जो है उसका यूज विद्युत प्रेस के अंदर आपका यूज किया जाता है। उसके बाद में 10 नंबर है, ये अपना लास्ट रहेगा, इसके अलावा अपने नहीं करेंगे, एबोनाइट। एबोनाइट जो है उसका यूज आपका देखते हैं कि एबोनाइट जो है आपका यूज कहाँ पे किया जाता है? तो सीसा संचायित जो सेल है, सीसा अम्ल बैटरी, अम्ल संचायित बैटरी, सेल या बैटरी बोल देते हैं। यानी कि आपकी जो लेड एसिड बैटरी रहेगी, लेड एसिड बैटरी है या आपने और भी कई चीज़ें हैं, उनके जो बॉडी होती है उस बॉडी को बनाने के लिए आपका जो एबोनाइट है उस एबोनाइट का यूज़ किया जाता है। तो ये आपके मेनली जो है एग्ज़ाम टाइम में या फिर अपने इलेक्ट्रिकल के लाइन में अचालक जो है यूज़ किए जाते हैं। लेकिन इनके अलावा भी है, माइकानाइट है, ठीक है, वल्केनाइज्ड है, वल्केनाइज्ड रबर है, यानी कि कई प्रकार के जो है आपके अचालक और होते हैं। लेकिन एग्जाम टाइम में इनसे रिलेटेड कम क्वेश्चन पूछता है, तो इनसे रिलेटेड मेनली क्वेश्चन पूछता है। तो शुष्क हवा है वो आपकी खंभे वगैरह के ऊपर दो अचालकों के तारों के बीच में अचालक का काम करती है। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, आजकल जो तारों के ऊपर इंसुलेशन होता है वो यही होता है। उसके बाद में अब्रक है, उसमें और जो नमी है उसके प्रभाव से मुक्त होता है ये। और इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है? तो आपके डीसी जनरेटर वगैरह है उसके अंदर जो आपका कम्यूटेटर होता है उसके बीच में, खांचों के बीच में भरा होता है ये अब्रक या माइका। उसके अलावा इसका कहाँ पे यूज़ होता है? तो आपकी जो हीटिंग प्लेट वगैरह है उनकी प्लेट बनाने के लिए। उसके बाद में बेकेलाइट जो है इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है? तो बल्ब होल्डर वगैरह होते हैं वो सारे के सारे इसी के बने होते हैं। खनिज तेल का यूज़ तो ट्रांसफार्मर में किया जाता है। और पोर्सलिन या चीनी मिट्टी, तो पोर्सलिन या आपकी चीनी मिट्टी जो है इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है? तो जो फ्यूज़ है, यानी कि पोर्सलिन या चीनी मिट्टी का यूज़ कहाँ पे किया जाता है? तो जो फ्यूज़ है
जो किटकैट मेनली एग्जाम टाइम में यहीं से क्वेश्चन आता है कि जो किटकैट फ्यूज होता है उसके अंदर जो बॉडी बनी होती है वो सारी की सारी किसकी बनी होती है, पोर्सलिन या चीनी मिट्टी की। उसके अलावा कांच जो है उसका यूज़ तो बल्ब का जो बॉडी पर होती है आगे की साइड में उसका यूज़ वहाँ पे किया जाता है। सूखी लकड़ी, तो सूखी लकड़ी का यूज़ तो अपने बोर्ड वगैरह है, पैनल बोर्ड वगैरह है, वो सारे के सारे बनाने में करते हैं। जो एस्बेस्ट है उसका यूज़ विद्युत प्रेस वगैरह है उसके अंदर यूज़ किया जाता है। उसके बाद में एबोनाइट है उसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, तो सीसा संचायक जो सेल रहेंगे, सीसा संचायक सेल या फिर लेड एसिड बैटरी जिसको बोलते हैं, लेड एसिड बैटरी के अंदर आपका जो है आपका एबोनाइट यूज़ किया जाता है बॉडी बनाने के लिए, और कई अलग पार्ट के अंदर भी आपकी बॉडी बनाने के लिए एबोनाइट यूज़ किया जाता है। इसके अलावा हम अब देखते हैं कि कुछ प्रमुख अचालकों की जो है डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मान देखते हैं। तो इसके बाद में पैरावैद्युतिक सामर्थ्य के अंदर देखो ये है कि जो पदार्थ है, ठीक है, और उनकी पैरावैद्युतिक सामर्थ्य मेनली जो पेपर में पूछे गए हैं या जो पूछे जा सकते हैं ये केवल और केवल वही है जिनके अंदर 9 मैंने यहाँ पे पदार्थ लिखे हैं जिनकी पैरावैद्युतिक सामर्थ्य देख लेते हैं। जो वल्केनाइज्ड रबर है उसकी पैरावैद्युतिक सामर्थ्य का मान कितना होता है, तो 30 से 50 तक होता है लगभग। उसके बाद में अगर बात करते हैं जो एबोनाइट है उस एबोनाइट की पैरावैद्युतिक सामर्थ्य का मान कितना होता है, तो 30 से 40 तक होता है। उसके बाद में अब्रक की बात कर लेते हैं तो अब्रक के अंदर कितना होता है, तो 20 से 60 तक होता है। और बेकेलाइट के अंदर कितना होता है, तो लगभग 17 से 21 तक होता है। खनिज तेल की जो आपकी पैरावैद्युतिक सामर्थ्य है उसका मान कितना होता है, तो 10 से 16 तक होता है। और पोर्सलिन या जिसको चीनी मिट्टी बोलते हैं, ठीक है, उसकी पैरावैद्युतिक सामर्थ्य का मान कितना रहेगा, तो 8 से 12 रहेगा। और एस्बेस्ट की जो पैरावैद्युतिक सामर्थ्य है उसका मान कितना रहेगा, तो 4 से 6 रहेगा। और कागज़ की जो पैरावैद्युतिक सामर्थ्य है उसका मान कितना रहेगा, 1 से 10 रहेगा। और जो सूखी लकड़ी है उसकी पैरावैद्युतिक सामर्थ्य का मान कितना रहेगा, तो 0.4 से 0.6 तक रहेगा। इसके अभी ये तो रहेगी पैरावैद्युतिक सामर्थ्य की बात। मेनली पेपर में क्या होता है कि पेपर में वो ऐसे पूछता है कि आपका जो अब्रक है, अब्रक की पैरावैद्युतिक सामर्थ्य का मान बताइए इस तरीके से, या फिर निम्न में से अब्रक की पैरावैद्युतिक सामर्थ्य का मान है, उसमें से 4 ऑप्शन इनमें से कोई दे देता है। इस तरीके से पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है। तो इम्पोर्टेंट है मेनली कौन कौन से, यानी कि ये जो 3 है ये आपके इनमें से भी मेनली है जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। और इलेक्ट्रिकल लाइन के अंदर ध्यान रखिएगा कि आपके जो क्वेश्चन आंसर है वो रिपीट बहुत होते हैं, यानी कि आपका क्वेश्चन इस पेपर में भी आ जाता है और अगले पेपर में भी आ जाता है, यहाँ तक कि इस पारी में आ जाता है और शाम की पारी में फिर से आ जाता है, सुबह की पारी में और शाम की पारी में दोनों में आ सकता है। इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन है वो रिपीट बहुत होते रहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पीछे के पेपर में आए हुए तीनों क्वेश्चन हैं और आगे के पेपर में भी आ सकते हैं। तो इनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा याद करने की कोशिश करें और नोट कर लीजिए। अभी आगे इसके बाद में हम लोग जो है इनकी जो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग है, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इनको किस हिसाब से बांटा गया है वो अभी देख लेते हैं। अभी इसके साथ में जो है इसने क्या किया है, अचालकों की एक सारणी बना रखी है तापमान के आधार पर, यानी कि तापमान के आधार पर अचालकों का वर्गीकरण कर रखा है, वो अपने देख लेते हैं किस तरीके से किया है। तो एक सारणी बना लीजिए, साथ साथ में ही बना लीजिए या बाद में बना लीजिएगा स्क्रीनशॉट करके। तो जिसके अंदर इसने क्या किया है, क्या है पहले एक क्रम संख्या, अपने जो सारणी बनाते हैं जिसके अंदर क्या किया, पहले क्रम संख्या, उसके बाद में वर्ग, उसके बाद में अधिकतम, सुरक्षित तापमान, जहाँ तक अपना जो है अचालक काम कर सकता है वो अधिकतम सुरक्षित तापमान, और अचालक पदार्थ, इन सभी को इसने क्या किया है, इसके अंदर ऐड किया है। तो यानी कि अपना कोई भी जो अचालक पदार्थ था वो किस अधिकतम सुरक्षित तापमान तक सही तरीके से काम कर सकता है, इसके आधार पर इसने क्या किया है, इसको बांटा है। तो वो अपने देख लेते हैं। तो इसको अपने याद करने का बहुत ईजी तरीका बता देता हूँ। याद करने के लिए ऐसे नहीं है कि हार्ड है और याद नहीं होगी, बहुत ईजी तरीके से याद हो जाएगी। आप 3 ही वर्ड लिख लीजिए, या, इबे, फाहा, ये 3 वर्ड लिख दीजिए। उसके बाद में वाई ए या से आ जाएगा, ई बी इबे से आ जाएगा, एफ एच फाहा से आ जाएगा।
तो इसने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 तो ये हो गए। उसके अलावा एक 7वां वर्ड एक अलग से रहता है जिसको भी अपने आगे देखेंगे। तो अब क्या करना है आपको, Y A E B F H, उसके बाद में आपका जो है 7 नंबर पे क्या था अलग से जो मैंने बताया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, C। ठीक है, उसके बाद में आपका जो है ये तो हो गई इनके याद करने की, वर्ग को याद करने का तरीका। उसके बाद में आपका टेम्परेचर आप किस तरीके से याद करोगे, तो टेम्परेचर को आपको क्या करना है, 90 से शुरू करना है, 90 डिग्री सेंटीग्रेड से आपको क्या करना है, शुरू करना है। और इसके बाद में आपको क्या करना है, 15 डिग्री का डिफरेंस करना है, यानी कि ए के लिए 15 डिग्री का डिफरेंस यानी कि 105 डिग्री। उसके बाद में फिर से 15 डिग्री का डिफरेंस कीजिए यानी कि 120 डिग्री। उसके बाद में आपको क्या करना है, 10 डिग्री का डिफरेंस करना है यानी कि 120 और 10 120 डिग्री। उसके बाद में आपको क्या करना है, 25 डिग्री का डिफरेंस करना है यानी कि 155 डिग्री। उसके बाद में आपको क्या करना है, फिर से 25 डिग्री का डिफरेंस करना है यानी कि 180 डिग्री, यानी कि टेम्परेचर याद हो जाएगा 15, उसके बाद में 10, उसके बाद में 25 और 25। यानी कि आपको अंतर जो रखना है वो अंतर किस तरीके से रखना है, इस तरीके से आपको सारणी याद करनी है। उसके बाद में सी के अंदर कितने टेम्परेचर आते हैं, तो सी के अंदर इसने 3 टेम्परेचर दे रखे हैं, 200 डिग्री सेंटीग्रेड भी दे रखा है, 220 डिग्री सेंटीग्रेड भी दे रखा है, उसके बाद में 250 डिग्री ये भी इसने क्या कर रखा है, दे रखा है। यानी कि 3 टेम्परेचर है वो इसने इसके अंदर दे रखे, ऐड कर रखे हैं। तो अब देख लेते हैं कि इसके अंदर आपके पदार्थ कौन कौन से आते हैं। तो आपका जो है इसके अंदर कौन कौन से पदार्थ आएंगे, इसके अंदर अपने देख लेते हैं। तो इसके अंदर क्या आते हैं, आपका सूत, रेशम, इसके अलावा आपका जो है सामान्य कागज जो है, यानी कि इसके अंदर आपके कौन कौन से, वाई के अंदर कौन कौन से आपके पदार्थ आएंगे, तो सूत आएगा, रेशम आएगा, सामान्य कागज जो है वो आपके अचालक के रूप में आपका जो है आएगा। उसके बाद में 90 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है उसके बाद में ये है अपनी अचालकता धीरे धीरे खोने लग जाते हैं। उसके बाद में इसके अंदर जो है या तो जो है चालक बनने लग जाएंगे या जलने लग जाएंगे या पिघलने लग जाएंगे, इस तरीके से जो है इनके अंदर अलग अलग प्रतिक्रियाएं वो होने लग जाएगी। उसके बाद में अगर बात करते हैं आपके ए के अंदर कौन कौन से पदार्थ आते हैं, तो ए के अंदर कौन कौन से पदार्थ आते हैं, तो सबसे पहले यही आते हैं दो, तो सूत, रेशम, उसके बाद में तेल में जो है भीगा कागज, तेल में भीगा कागज, ये जो है 3 आपके क्या आते हैं, ए कैटेगरी के अंदर आते हैं। उसके बाद में अगर बात करते हैं कि आपका जो है ई के अंदर कौन कौन से पदार्थ आते हैं, तो ई के अंदर आपके कौन कौन से पदार्थ आते हैं, लेथरोइड पेपर, अंपायर क्लॉथ, फाइबर। यानी कि आपका जो है ई के अंदर कौन कौन से पदार्थ आएंगे, तो लेथरोइड पेपर, एम्पायर क्लॉथ और जो फाइबर है वो किस कैटेगरी के अंदर आएगा, ई कैटेगरी के अंदर आएगा। एग्जाम टाइम में क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे वो भी इस सारणी को कंप्लीट करने के बाद में मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद में अपने बात करते हैं बी की, कि बी कैटेगरी के अंदर कौन कौन से आपके पदार्थ आते हैं। तो इस बी कैटेगरी के अंदर आपके कौन कौन से पदार्थ आते हैं, अब्रक, फाइबर, उस फाइबर, उसके बाद में आपका जो आता है एस्बेस्ट। इसके बाद में ये आते 3 आपके बी में, और एफ में भी जो है आपके यही 3 जो आपके क्या आते हैं, पदार्थ आते हैं। यानी कि एफ में भी क्या आपके आते हैं, यही 3 आपके क्या आएंगे, पदार्थ जो है 3 सेम रहेंगे आपके, यही 3 पदार्थ आपके एफ कैटेगरी के अंदर भी आपके आएंगे। उसके बाद में देख लेते हैं कि एच कैटेगरी के अंदर आपके कौन कौन से पदार्थ आते हैं।
तो जगह जो है अपने पास थोड़ी सी कम रह गई है, चलो कोई बात नहीं। तो ये 3 जो आपके पदार्थ है, ये 3 पदार्थ और इनसे बनी हुई मिश्र धातुएं जो होगी या मिश्र 2 पदार्थ होंगे, ठीक है, इनसे बने हुए जो मिश्र पदार्थ है, मिश्रित पदार्थ है, यानी कि इनको मिला के और जो पदार्थ बनाए जाएंगे वो आपके किस कैटेगरी में आएंगे? एच कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। यानी कि वाई कैटेगरी, ए कैटेगरी, उसके बाद में ई कैटेगरी, उसके बाद में बी कैटेगरी, उसके बाद में एफ कैटेगरी और एच कैटेगरी और उसके बाद में सी कैटेगरी। इसके अंदर ये 3 कैटेगरियों के अंदर कौन कौन से पदार्थ रहेंगे, उन पदार्थों की बात अपने देख रहे हैं, ठीक है। तो अपने लास्ट देख लेते हैं कि सी कैटेगरी के अंदर आपके कौन कौन से पदार्थ आते हैं। तो सी कैटेगरी के अंदर आपका आता है अब्रक, पोर्सलिन या जिसको चीनी मिट्टी बोलते हैं, से बने हुए जो है पदार्थ आते हैं। यानी कि अब्रक और पोर्सलिन से जो बने हुए पदार्थ रहेंगे वो सारे के सारे सी कैटेगरी में आते हैं। तो अब एग्जाम टाइम में आपके किस तरीके से इसके क्वेश्चन रहते हैं वो देख लेते हैं। तो एग्जाम टाइम में वो क्या करता है, वो दे देता है कि ई कैटेगरी की जो आपका अचालक होगा उसका टेम्परेचर कितना होगा कि सुरक्षित तापमान जिसके ऊपर वो है जो है अपनी अचालकता खोने लग जाता है। तो ई कैटेगरी का कितना रहेगा? 120 डिग्री। उसके बाद में वो पूछ लेता है एफ डिग्री का, एफ का कितना होगा? तो 155 डिग्री। वाई का कितना होगा? 90 डिग्री। वो ऐसे कम पूछता है कि वाई कैटेगरी के अंदर कौन कौन से पदार्थ आते हैं। ऐसा कम क्यों पूछता है उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि आप देखेंगे तो सूत इसमें भी है, इसमें भी है, रेशम इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। इस तरीके से अगर अपने नीचे बात करते हैं तो जो फाइबर है यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ठीक है। इसी तरीके से अगर बात करते हैं तो अब्रक, फाइबर और ये तीनों आपके 3 के अंदर आ गए। जो अब्रक है वो इसमें भी आ गया। उसके बाद में यानी कि आपके जो अचालक पदार्थ है वो इस सारणी के अंदर अलग अलग हो रहे हैं। इसलिए एग्जाम टाइम में इनसे रिलेटेड कम क्वेश्चन पूछता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है कि ए कैटेगरी की जो सुरक्षित तापमान अधिकतम कितना होगा, तो आपका कितना होगा? 105 डिग्री टेम्परेचर अधिकतम सुरक्षित तापमान होगा। उसके बाद में बी के लिए कितना होगा? तो 130 डिग्री जो होगा अधिकतम सुरक्षित तापमान होगा। इस तरीके के जो है एग्जाम टाइम में क्वेश्चन आंसर रहते हैं। तो अगर आप कोई नोट करना चाहते हो तो ये नोट कर सकते हो। अपने आगे अचालक पदार्थों की बात कर लेते हैं। तो अब इनके अंदर अपने वैद्युतिक पदार्थ के अंदर जो लास्ट जो टॉपिक अपना रह गया है उस टॉपिक को भी अपने यहीं पे कवर कर लेते हैं, जिसके अंदर बात आती है अर्धचालकों की। अर्धचालकों के बारे में बेसिक जो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं वो अपने पीछे बता चुके हैं आपको, ठीक है। और ज़्यादा डीप भी यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉनिक्स जो है आपकी सारी की सारी आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स रहेगी, उस सारी इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या रहेंगे? अर्धचालकों का ही आपका यूज़ रहेगा। इसलिए अपने यहाँ पे ज़्यादा इनको डीप नहीं पढ़ेंगे। अब बात आती है अर्धचालक पदार्थ, यानी कि अर्धचालक पदार्थ। तो अर्धचालक पदार्थ कौन से होंगे? तो सामान्य अवस्था में कुचालक, सामान्य अवस्था में क्या? कुचालक। और उसके बाद में नमी या अशुद्धि, नमी या अशुद्धि मिलाने पर चालक की तरह व्यवहार करने वाले पदार्थ। यानी कि सामान्य अवस्था में तो क्या? कुचालक, और उसके बाद में नमी या फिर अशुद्धि मिलने पर उसके बाद में जो है चालक की तरह व्यवहार करने वाले जितने भी आपके पदार्थ होंगे वो क्या कहलाएंगे? अर्धचालक पदार्थ रहेंगे। यानी कि जो चालक भी ना हो और कुचालक भी ना हो, बीच की जो कैटेगरी के जो पदार्थ होते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? अर्धचालक कहलाते हैं। अब बात आती है भौतिक गुणधर्म की। तो भौतिक गुणधर्म के अंदर क्या है कि जो अंतिम कक्षा है
अंतिम कक्षा जो है, उस अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए भाई? 4। यानी कि अंतिम कक्षा में आपके अगर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अर्धचालक बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद में प्रमुख अर्धचालकों की बात कर लेते हैं। तो अपने इलेक्ट्रीशियन के अंदर या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर प्रमुख अर्धचालक कौन कौन से यूज होंगे? सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम। ये जो है सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम जो है आपके अर्धचालक, ये आपके पूरी की पूरी इलेक्ट्रीशियन की जो आपके रहेगी, इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पार्ट रहेगा, उस इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट के अंदर ज़्यादातर इन्हीं का यूज होगा। अब बात आती है कि इनका यूज कहाँ पे किया जाता है अर्धचालकों का? इलेक्ट्रॉनिक्स के उपकरण बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक्स के उपकरण बनाने में जो है इनका यूज़ किया जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट की जो क्लासें हैं वो आपको जल्दी प्रोवाइड करवाने वाले हैं अपने। तो जिन जिनको इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लासें चाहिए वो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करते रहिए, यस या फिर जल्दी से इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लासें प्रोवाइड करवाइए, यह टाइप करके कमेंट कीजिए ताकि हम लोग इसको जो है आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवा सकें। और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए जल्दी से जल्दी। उसके बाद में अगर आपने देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, इस इलेक्ट्रॉनिक्स के उपकरण बनाने में आपकी जो है अर्धचालकों का यूज़ तो होता है, लेकिन कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक्स के उपकरण बनाए जाते हैं? तो डायोड, ट्रांजिस्टर, उसके साथ साथ में डायक, ट्रैक, एलईडी फिर से आ गया, यानी कि एक फुल फॉर्म और आ गई, लाइट इमिटिंग डायोड। मैंने पहले भी बता चुका हूं कि आपकी फुल फॉर्म जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो है एक टेक्निकल लाइन के लिए, इसलिए आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवा रहे हैं जल्दी। तो एलईडी, इसके अलावा भी बहुत सारे जो पार्ट है उन जिनके अंदर आपकी जो है इलेक्ट्रॉनिक्स जो है यूज़ की जाती है, जिसके अंदर ऑसिलोस्कोप वगैरह है, बहुत सारे पार्ट आएंगे जो आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ही आपका जो पार्ट आएगा वो इलेक्ट्रॉनिक्स में करवाया जाएगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली जो वीडियो रहेगी उनके सब नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और इस वीडियो के आपको जो क्वेश्चन आंसर है अगली वीडियो में हम लोग करवाने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के अंदर अगर कोई कमी रही हुई है तो हमें कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करवा दीजिए ताकि हम उसको आगे क्वेश्चन आंसर के अंदर ऐड करके और आपको पहुंचा सकें। धन्यवाद।